नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है और प्रतियोगी परीक्षाओं को जाने श्रृंखला हमने शुरू की है। सुमित सिंह के साथ आप इस श्रृंखला को सुन पा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ लोक प्रशासन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आज हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में जानेंगे। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। और हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को मेरा नमस्कार जी। सुमित जी, पिछली बार की आपकी बातचीत को काफी लोगों ने सराहा है, बहुत पसंद किया है और लोग पसंद कर रहे हैं श्रृंखला को, क्योंकि बहुत डीपली उनको जानने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत से आप बताएं कि क्या है यूपीएससी, कब एस्टैब्लिश हुआ और कब से भारत में आईएएस की परीक्षाएं हो रही हैं। मैम, यूपीएससी की एक तरीके से शुरुआत तो 1926 में ब्रिटिश काल से ही हो गई थी। उस टाइम ये लोक सेवा आयोग के नाम से था। उसके बाद फिर 1949 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसको फिर संघ लोक सेवा आयोग से इसका नाम चेंज कर दिया गया। उससे इसकी जो सबसे पॉपुलर एग्जाम, उससे पहले शायद इसमें कुछ बाउंडेशंस भी थी इंडियंस के लिए। हाँ मैम, उससे पहले एज की बाउंडेशन थी। एज काफी कम थी, 21 साल एज कट ऑफ थी। मतलब 21 साल से आप ज्यादा हैं तो आप दे नहीं सकते। फिर काफी संघर्ष हुआ तो फिर उसको 23 साल किया गया। अच्छा, भारतीयों के लिए क्या ये परीक्षा शुरू से ही खुली थी क्या? नहीं मैम, भारतीयों के लिए ये परीक्षा शुरू से नहीं खुली थी। जो हमारे देश के लोगों को लंदन में जाके इसका एग्जाम देना पड़ता था। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय आईसीएस थे, उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से प्रचलित था जी। तो वो लंदन में जाके परीक्षा देकर इसमें सफल हुए थे। तो भारत में परीक्षा होती नहीं थी, तो यहाँ के लोग लंदन में जाके ब्रिटेन में जाकर एग्जाम देते थे और सफल होते थे जी। ऐसा भी मुझे ध्यान आ रहा है कि इंडियंस के लिए अलाउ ही नहीं था, ऐसा भी है क्या? नहीं मैम, अलाउ नहीं था। मतलब अलाउ, ब्रिटिश गवर्नमेंट भले से एक लेगेसी उनकी उदारीकरण वाली रही है शुरू से। वो लोग डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, मना ने कभी भी नहीं किया उन्होंने कि हम आपको रोक रहे हैं, लेकिन वो ऐसे क्राइटेरिया फिक्स कर देते थे कि आप वहां पे जा ही नहीं सकते। बहुत रेयर लोग हाँ, आप पहली बात तो भारतीयों के पास इतने पैसे नहीं थे, जो संभ्रांत परिवार के थे वही लोग लंदन में जाके परीक्षा दे पाते थे। और दूसरी चीज, फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी भी इतने लेबोरियस हैं जो वहां पे आके परीक्षा दे रहे हैं, सफल हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने 23 से पहले शायद 25 या 26 साल था, उसको 23 साल किया, फिर 21 साल किया। फिर तो इस वजह से फिर मतलब लोग एज, क्योंकि 21 साल का भारतीय इंग्लिश में जाकर वहां पे परीक्षा देगा तो फिर बहुत चांसेस बहुत कम थे, इक्का दुक्का ही लोग निकल पाते थे। तो 1949 में या 1950 में जाकर ये बना है संघ लोक सेवा आयोग। 1926 में ही बन गया था। संघ लोक सेवा आयोग, इसका नाम चेंज कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। और फिर इसकी पूरी कमान जो है वो भारतीयों के हाथ में आ गई। हाँ, उससे पहले ये इम्पीरियल लोक सेवा वो सर्विस कमीशन नाम से प्रचलित था ये। जी। और मैम 1949 से फिर ये कंटिन्यूअस चलते ये काम कर रहा है जी। और इसकी जो सबसे मतलब ये जितने भी भारत में क्लास 1 और क्लास 2 के जो गेस्टेड पोस्ट होती हैं उनके एग्जाम ये संस्था करवाती है। लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम है। इसके साथ वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी फॉर्म भरे जाते हैं, वो साथ में ही भरे जाते हैं। उसमें ऑप्शन या तो आप दोनों को चुने या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम को चुन लें या तो आईएफएस को चुन लें या तो आप दोनों को चुन लें। तो इसके फॉर्म हर साल में एक बार आते हैं। तो इस सिविल सर्विसेज एग्जाम के फॉर्म को अभी आए हुए हैं, 22 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो उसको आप भरते हैं। उसके बाद फिर इसका एक प्री होता है, प्री में कंबाइंड होता है। आईएफएस और सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्री होता है वो कंबाइंड होता है, लेकिन इसकी कट ऑफ अलग अलग बनती है। और आईएफएस की जो कट ऑफ होती है वो मेनली सिविल सर्विसेज एग्जाम से अधिक ही जाती है। और आईएफएस का एग्जाम अलग होता है और सिविल सर्विसेज, आईएफएस मेंस का एग्जाम अलग होता है और सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम अलग होता है। आईएफएस में चूंकि विज्ञान वर्ग के ही लोग प्रतिभा कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो सिंपल बीए का विद्यार्थी है वो भी आराम से इसमें प्रतिभा कर सकता है जी। और अगर हम लोग मेंस के एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं, 1 पेपर निबंध का होता है। तो रिटर्न के जो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 1800 होते हैं और फिर 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल मेंस और इंटरव्यू, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, तो टोटल जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 2075 नंबरों की बनती है। और इसमें से अगर आप 1150 to 55% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप सफल कैंडिडेट हो जाते हैं, मेरिट सूची में आपका नाम आ जाता है। जी। तो मेरिट सूची में जब नाम आता है तो उसके बाद हमको प्रेफरेंस
देनी पड़ती है कि हमको आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, आईएफएस में जाना है, कि अच्छा, इंटरव्यू से पहले ही देनी पड़ती है? हाँ मैम, इंटरव्यू से पहले आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कि आपको आईएएस में जाना है या आईएफएस में जाना है या आईपीएस में जाना है। जी, तो सारे क्रमवार वो नीचे को कॉलम होते हैं? हाँ, वो पहला आईएएस, दूसरा आईएफएस, हाँ, जो भी है। तो मैम जो ऐसा देखा गया है, जो भारतीय परिवेश का जो छात्र है वो मेनली आईएएस को ही चुनता है, लेकिन कुछ संभ्रांत परिवार के लोग जो विदेशों में जाना चाहते हैं वो आईएफएस को चुन लेते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, और उसके थ्रू वो विदेशों में जाके हाई कमिश्नर और राजदूत बनते हैं। स्टार्टिंग में तो वो इनिशियल फेज में ऑफिसर जाके बनते हैं, लेकिन बाद में वो प्रमोट करते करते राजदूत बन जाते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग देशों में करते हैं। और अगर आप आईएएस बनते हैं तो फिर आईएएस के थ्रू आप किसी भी स्टेट कैडर को लेकर, मान लीजिए यूपी ले लिया, उत्तराखंड ले लिया, तो वहां पे आप एसडीएम से शुरुआत करते हैं और सचिव तक उस स्टेट के बनते हैं, या तो फिर आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनते हैं। और भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सब में आईएएस जाते हैं। अगर मान लीजिए आप आपको डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर विद्युत विभाग का कौन होता है? आईएएस होता है। तो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, सीएपीएफ का, डीजीपी, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितनी भी हैं, उनके जो डीजीपी होंगे, डीजी होंगे, वो आईपीएस बनते हैं। तो एक आईएएस और आईपीएस ही ऐसी दो पोस्टें हैं जो पूरे भारत में सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य चुनाव आयुक्त और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सबके ही जो प्रमुख होते हैं, जैसे सीएजी हो गए, सीएजी के भी प्रमुख आईएएस ही मेनली बनाए जाते हैं। वैसे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन देखा गया है कि एक आईएएस लॉबी पूरे भारत में एक डोमिनेट कर रही है सारी सेवाओं को, और सारे ही सेवाओं के प्रमुख आज के डेट में आईएएस हैं। तो ये हित में है तमाम भारतीयों के या फिर नहीं है? मैम, हम लोग एक डेवलप कंट्री की मतलब दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक आईएएस क्या होता है, वो जर्नलिस्ट होता है। इसकी बात मैंने पहले भी कही थी। अब जैसे मान लीजिए किसी मैनेजिंग डायरेक्टर, आप विद्युत विभाग का यूके पीसीएल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो प्रमुख होगा, वो आपका देखा जा रहा है कि एक आईएएस है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, विद्युत विभाग में क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो तो एक डायरेक्टर जो होगा, चीफ इंजीनियर होगा, वो जान रहा है। लेकिन उसको पूरा डायरेक्शन कौन दे रहा है? एक आईएएस दे रहा है, जो कि जर्नलिस्ट है। हो सकता है वो आईएएस 14-15 साल तक डीएम रहे हो, फिर अचानक से उनको विद्युत विभाग का एमडी बना दिया गया हो, तो उनको विद्युत विभाग के बारे में तो उतनी जानकारी नहीं है ना। तो एक स्पेशलाइजेशन की तरफ, अगर हम लोग डेवलप कंट्री अगर एक स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको स्पेशलिस्ट लोगों को ही उस विभाग का प्रमुख बनाना चाहिए। अब जैसे गृह विभाग का सचिव कौन बन रहा है? एक आईएएस बन रहा है, और गृह विभाग में पुलिस व्यवस्था के बारे में तो कुछ नहीं जान रहा ना। एक डीजीपी को बाद में प्रमोट करके आप गृह विभाग का सचिव क्यों नहीं बना रहे हैं? ये भी होना चाहिए। और केंद्र के गृह विभाग का सचिव एक आईएएस बन रहा है। तो ये सारे जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसमें अगर आप एक जर्नलिस्ट को बैठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर होने के नाते मेरा तो ये विचार है। मुझे लगा ये काफी शानदार विचार है आपका, और बहुत ही स्पेशलाइज होकर आप सोच रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन सोच है, क्योंकि हम भी आए दिन अखबारों में देखते हैं कि आज इसका तबादला वहां हो गया, उसका वहां हो गया। चलिए, डीएम अगर आप बन रहे हैं तो चलो, जिले का एक मुखिया है तो वो उसको कमान समझ में आता है, लेकिन अगर आप पर्सनली किसी पर्टिकुलर किसी विभाग के अगर आप हेड बन रहे हैं तो आपको उस विभाग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर डीप नॉलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं आप बस एक निर्देश देने तक ही शायद सीमित रहेंगे, एक मैनेजर की तरह। बहुत बेहतर उस विभाग के लिए नहीं कर पाएंगे, और कल के दिन फिर आपको ये भी पता होना कि आपका तबादला फिर यहाँ से कहीं और हो जाना है, तो आप एक शिद्दत से लगकर भी उस विभाग में काम नहीं कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को ले भी शायद शुरुआत से ही एक डिमांड थी कि आईएएस के पैरेलल इंडियन हेल्थ सर्विसेज का अलग से एक उसके पैरेलल एग्जाम होना चाहिए। जी मैम, वो डिमांड अभी भी चल रही है, और इंडियन इसके थ्रू, यूपीएससी के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होते भी हैं एग्जाम, लेकिन एक जो अखिल भारतीय सेवा के स्तर पे नहीं होते। जैसे अखिल भारतीय सेवा के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आईएएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और आईपीएस, ये अखिल भारतीय सेवा है। ये राज्य में भी सेवा देते हैं और केंद्र में भी सेवा देते हैं। मान लीजिए मैं अगर सेलेक्ट होकर जाता हूं तो मैं अपना कैडर चुनूंगा। उत्तराखंड मैंने कैडर चुन लिया तो मैं कुछ साल उत्तराखंड कैडर में काम करूंगा। मान लीजिए अगर मैं आईपीएस हूं तो उत्तराखंड कैडर में आईपीएस के रूम पे काम करूंगा। फिर बाद में मेरी प्रतिनियुक्ति सीबीआई में भी हो सकती है।
सीबीआई में मान लीजिए मैं डेप्यूटी डायरेक्टर बन के चला गया, वहां पे मैंने 4 साल सेवा की। उसके बाद में फिर हो सकता है मैं यहाँ पे या केंद्रीय सचिवालय में भी जा सकते हैं। आईजी नहीं, केंद्रीय सचिवालय में मैम वो आईएएस जाएंगे। हाँ, केंद्रीय सचिवालय में आईएएस जा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि फिर मैं फिर उत्तराखंड आ जाऊं। तो एक ये अखिल भारतीय सेवा एक वो एक फायदा होता है कि आप कहीं भी रहकर अपनी सेवा इंटीग्रेशन, देश में इंटीग्रेशन के लिए काफी मतलब सही है, और कोऑर्डिनेशन के लिए काफी सही कि आप राज्य में भी सेवा दे रहे हैं और केंद्र में भी सेवा दे रहे हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं देखा गया है कि मेडिकल फील्ड में कोई ऐसी अखिल भारतीय सेवा अभी तक नहीं बन पाई है। तो एक क्लैश देखा जाता है स्टेट और केंद्र के बीच में कि दोनों की सेवाएं अलग अलग हैं और दोनों के विभाग अलग अलग हैं। केंद्र अलग स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को दे रहा है, राज्य अलग स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को दे रहा है। तो अभी तक तो मैम इसमें नहीं हो पाया है। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो अलग परीक्षा होती है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि विज्ञान वर्ग के लोग इसमें जाते हैं, और इसका प्री तो सिविल सर्विसेज के साथ ही होता है। कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई जाती है सिविल सर्विसेज से, और इसका फिर मेंस होता है। मेंस होने के बाद, मेंस और इंटरव्यू के बाद जब चयनित होते हैं तो ये भी अखिल भारतीय सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो फिर आप एक मान लीजिए आप उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप आईएफएस के थ्रू आए, तो आपकी जो पहली पोस्टिंग है वो होगी वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की होगी। अच्छा। तो उसके बाद फिर आप डिविजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो वो पीसीसीएफ, हाँ पीसीसीएफ, तो वो एक राज्य में इसका मुखिया होता है। ये भी बहुत अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जो जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे ये बहुत ही रॉयल सर्विस है। अच्छा, पहली पसंद क्यों होती है लोगों की? यही वजह है कि मतलब आईएएस में? हाँ, नहीं आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस। नहीं मैम, फॉरेस्ट सर्विस तो अलग आपने कहा कट ऑफ बहुत जाती है इसमें, कहा ना? हाँ मैम, कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि विज्ञान वर्ग के लोग काफी इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो जो एक विज्ञान वर्ग का लोग इसमें प्रतिभाग करता है वो टिक मार ही देता है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि तैयारी कोई भी इतने ढंग से नहीं करता है। एक तरफ अगर आप 1700 में से 700 नंबर ले आते हैं तो आप आज की डेट में आप आईएफएस बन जाते हैं। अच्छा। हाँ मैम, ये मतलब ये इस तरह है। मतलब लोग आज की डेट में, मतलब एग्जाम तो इसका भी बहुत टफ होता है, लेकिन यह है कि सब लोग डाल देते हैं, सब लोग मतलब उसमें टिक कर देते हैं। और इसकी अगर मान लीजिए आज की डेट में 1011 पोस्ट आई है सिविल सर्विसेज में, और 151 आई है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो इसकी कट ऑफ हाई ही जाती है उससे। अच्छा। मान लीजिए अगर 200 में से सिविल सर्विसेज की चली गई 107, तो इसकी कट ऑफ 121, 20 या 21 जाएगी जी। हाँ, और लेकिन यह है कि जो प्री निकाल लेता है और जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है उसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि मेंस अपने आप में बहुत कठिन परीक्षा होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, 1700 में से जो 700 नंबर भी ले आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है जी। आपने इसका प्री का पैटर्न नहीं बताया कि प्री का पैटर्न कैसा होता है? ये सिविल सर्विसेज का ना। हाँ। इसमें मैम CSET 1 और CSET 2 करके 2 एग्जाम होते हैं। CSET 2 का नेचर क्वालिफाइंग है सिर्फ, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। उसमें आप 33% मार्क्स ले आते हैं तो उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और CSET 1 में आपका ये GS का पेपर होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, पूरे भारत से रिलेटेड जो भी GS है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो जो मेन मेरिट बनती है वो इसी से बनती है जी। और वो केवल क्वालिफाइंग होता है, जैसे कि लोक सेवा आयोग में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी पिछले 2016 में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पेपर हुआ था उसमें दोनों के वो जुड़ते थे मेरिट में। अच्छा, इसी बार से ऐसा हुआ? इस बार बच्चों की डिमांड पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी आईएएस के पैटर्न को फॉलो कर दिया। सबसे पहले आईएएस ने ये पैटर्न लेके आया था कि सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होगा, फर्स्ट पेपर से मेरिट बनेगी, और सेकंड पेपर अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी फर्स्ट की कॉपी चेक नहीं होगी। अच्छा, लोक सेवा आयोग में जैसे पैटर्न है कि 7 पेपर होते हैं मेन में, तो यहाँ पर क्या है, कितने पेपर होते हैं मेन एग्जाम? अच्छा, ये राज्य लोक सेवा आयोग में 7 पेपर होते हैं। 7 होते हैं। तो वहाँ पे मैम GS के 4 पेपर होते हैं। यहाँ पर नहीं, आईएएस में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में जी GS के 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर आपके ऑप्शनल रहेंगे। मान लीजिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुन लिया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 दो मुझे सब्जेक्ट के ऑप्शनल देने पड़ेंगे। 4 मुझे देने पड़ेंगे GS के पेपर, और 1 निबंध का पेपर होगा, और 2 पेपर मेरे होंगे लैंग्वेज के। एक पेपर हिंदी का होगा, मतलब भारत के अनुच्छेद 8 में जो भी 22 भाषाएं दी हैं उसमें से आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं, और दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का। ये जो पेपर दोनों होंगे लैंग्वेज के, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। आपको इन दोनों पेपर में पास होना पड़ेगा बस, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो 4 GS के पेपर
और जो 2 ऑप्शनल और 1 निबंध का 1800 टोटल मार्क्स के वो आपके मेंस में जुड़ेंगे। लैंग्वेज के पेपर नहीं जुड़ते हैं। और इसमें ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में और भी IAS और इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में बात तो हमने कर ली मैम, और भी बहुत इसमें इसका मुख्यालय फिर दिल्ली में है, जहाँ जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हरिद्वार में हरिद्वार में है, और वहाँ संघ लोक सेवा आयोग का दिल्ली में मैम दिल्ली में। और इसका जो पैनल होता है, संघ लोक सेवा आयोग वैसे अपने आप में स्वायत्त संस्था है। हाँ मैम, ताकि चीजें प्रभावित ना हो, संवैधानिक संस्था है। जी। तो इसमें कौन लोग पैनल में बैठते हैं इंटरव्यू के? क्या किसी सीनियर प्रोफेसर्स को भी इसमें लिया जाता है, या इस तरह के लोगों को भी लिया जाता है, या खास फिक्स लोग होते हैं? इंटरव्यू में एक पूरी विशेषज्ञों की टीम होती है। इसमें आपके सब्जेक्ट के भी होंगे, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगे, प्रशासनिक क्षेत्र से भी होंगे, और आपके मनोविज्ञान के भी होंगे। तो एक पूरी 7-8 लोगों का एक पूरा पैनल बनता है, और वो अपने अपने मतलब एक डाइवर्सिफाइड क्षेत्र होता है। आपके सब्जेक्ट से भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी होंगे, और साइकोलॉजी क्षेत्र के भी होंगे, जो आपके रहन सहन और लैंग्वेज और बैठने का तरीके को जज करें। तो एक पूरा होलिस्टिक, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। हाँ मैम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं इसमें। अच्छा, हमने सुना है कि जैसे नौकरशाह जो बनते हैं, नौकरशाही अपने आप में जो बड़ी कॉन्वेंट स्कूल है, वो तो आपका वहीं से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि आप एक अच्छा ऑफिसर कैसे बनेंगे। जैसे कई सारी उनको ड्रेस चेंज करनी होती है दिन भर में, तो एक तरह से ट्रेन किया जाता है कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को। तो क्या ये मतलब इस तरह का एक वो है, या मतलब जैसे कई लोग हमने सुना कि जैसे IAS दृष्टि के हमने कई सारे इंटरव्यू सुने हैं, तो उसमें हर कोई यही कहता है कि हम समाज सेवा करना चाहते थे इसलिए यहाँ आ रहे हैं। और कई लोग तो डॉक्टर से छोड़ के, इंजीनियर से छोड़ के बड़े बड़े अच्छे पदों पे IIT को छोड़कर यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। तो पैनल वाले कई सारे सवाल भी करते हैं कि आपने वक्त जाया किया, आपने सरकार का पैसा जाया कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो क्या मकसद होता है, क्या समाज सेवा, या फिर एक अच्छी सर्विस का जो एक रुतबा जो लोग पाना चाहते हैं यहाँ पर आके? सच बोलूं मैं तो समाज सेवा तो देखिए इंटरव्यू में बोलना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीजें तो बतानी पड़ेगी कि आपका विजन क्या है, क्या लेके आप आ रहे हैं। वो तो सब इंटरव्यू से 10-12 दिन पहले सब लोग सोच लेते हैं। लेकिन मेन जो एक आम नागरिक और भारतीय एक सोचता है सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, वो एक प्रेस्टीज बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि IAS एक अपने आप में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित सेवा है, और आप ये बात है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। आपको अलग अलग फील्ड में काम करने को मिलेगा, आपको अलग अलग क्षेत्र में काम करने को मिलेगा। तो ये है कि आप इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो कभी भी बोर नहीं हो सकते। आपके पास काम करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। एक चीज ये भी होता है, और एक प्रेस्टीज तो मैम है ही है, रुतबा है। आपको गाड़ी मिलेगी, और आपको गनर मिलेंगे, और अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, आपको सारी सरकारी सुविधाएं होंगी, मेडिकल की सुविधा होगी, आपके परिवार वालों के लिए मेडिकल की सुविधा होगी, आपको इवन वर्ल्ड टूर के लिए भी पैसे मिलेंगे। तो ये है कि एक बहुत ही अच्छी सेवा। और प्राइवेट में लोग IIT में जाते हैं, फिर प्राइवेट में देखते हैं कि वो प्रेस्टीज नहीं मिल रहा, भले से पैसा मिलता है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि IAS की सैलरी तो सिर्फ 70-80 हजार रुपए है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा सरकार IAS के ऊपर खर्चा, IAS और IPS के ऊपर खर्चा कितना कर रही है। एक बंगले की कॉस्ट जोड़ लें, 4 फॉलोअर मिलते हैं मैम इनको। एक IAS को 4 फॉलोअर मिलते हैं, जो उनके घर पे सुबह शाम तक खाना बनाने से लेके सब चीज, माली मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, गेट कीपर मिलते हैं। तो अगर उन सबकी कॉस्ट जोड़ दी जाए तो 12 से 13 लाख रुपए महीना सरकार खर्चा करती है IAS के ऊपर, एक IAS और एक IPS के ऊपर। तो अगर उस पैकेज को जोड़ दिया जाए तो इनका पैकेज लगभग साल भर में 1.8 करोड़ का है। तो आप सोच सकते हैं कि, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सिस्टम ही कुछ फॉलो हो रहा है? हाँ मैं वही कुछ बदलाव की इसमें जरूरत थी। लोग सेवा करने के लिए वो लोग आए हैं, तो क्यों हम इतना ज्यादा अमला उनको दें? क्योंकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो आप दे सकते हैं उनको, लेकिन ये जो बड़े बड़े बंगले, आप बनारस में जाके कमिश्नर का बंगला देखेंगी, आप इलाहाबाद में जाके कमिश्नर का बंगला देखेंगी, एक सिविल सर्वेंट का बंगला देखेंगी। यहाँ पे तो खैर उतना बड़ा नहीं है जी, लेकिन आप और जो मतलब पुराने जो सिटीज हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक शहर है, वहां पे जाकर आप DM का बंगला देखिए, तो वो आपको पता चलेगा कि क्या रॉयल लाइफ उनकी रही होगी। बिल्कुल, कि बहुत बड़े 1-1 एकड़ में तो बंगले हैं वहाँ पे। बिल्कुल। सुमित जी, जैसे पहले ये था कि एक जो एलीट क्लास है भारत का, जैसे पहले भी जो लंदन जाया करते थे वो भी एक प्रबुद्ध तबका हुआ करता था। उसके बाद भी वो नौकरी, IAS की नौकरी खास एक तबके के लिए हमेशा से सुरक्षित रही, क्योंकि वही लोग उतना हायर एजुकेशन ले पाते थे, अच्छे से उतना पैसा खर्च कर पाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक ठेले वाले का, चाय वाले का बेटा बेटी भी IAS निकाल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक एलीट क्लास में एक है अंदर से कि हमारे हकों को जैसे छीना जा रहा है।
तो आज आम आदमी भी दे सकता है आईएएस की परीक्षा, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव मुद्दा है और इसको मैं यहाँ पे बताना भी चाहूंगा कि स्वतंत्र होने की, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से एक गरीब परिवार बहुत बड़ी संख्या में आईएएस पीसीएस में गया। मेनली आईएएस में गया, पीसीएस में तो स्टेट पीसीएस में तो जाते ही रहे हैं। तो एक आईएएस चूंकि एलिट है और एक ब्रिटिश लेगेसी से जुड़ी हुई, तो इसमें एक जो नीचे तबके के लोग भी थे वो जाते, काफी अच्छी मात्रा में जाते रहे। लेकिन 2011 में एक बहुत ही इसमें ड्रास्टिक चेंज किया गया कि आपने, पहले क्या होता था मैम, 2 जीएस के पेपर होते थे, सॉरी 2 मतलब जो प्री होता था उसमें आप एक अपना सब्जेक्ट लेते थे, मतलब आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया, जिसमें भी आप सहज हो, और एक आपका जीएस का पेपर होता था। एक जो ऑप्शनल होता था आपका वो 300 नंबर का होता था, जीएस का पेपर आपका 150 नंबर का होता था। ऑप्शनल में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने 300 में से 260-70 नंबर ले आए, जीएस में आप 45 से 85 नंबर लाए, आपका प्री आराम से क्वालिफाई हो जाता था। तो इससे क्या था कि एक जो गांव का तबके वाला भी अपना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, वो भी प्री निकाल के आराम से आईएएस में जा रहा था और आईएएस बन रहा था। लेकिन 2011 के बाद इन्होंने जब से सीसेट लेकर आई है, तो इन्होंने एक विशेष वर्ग, मतलब मैं नहीं कह सकता कि ये तो हो सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड हो या तो बड़े बड़े लोग इसमें बैठ रहे हैं उन्होंने चेंज किया हो, लेकिन इस वजह से एक जो वर्ग था गांव वाला वो अब नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब पहले उसकी जगह ऑप्शनल पेपर था जिसमें वो अच्छे से तैयारी कर पाता था, अब उसमें सीसेट आ गया है। अब मैम सीसेट आ गया है, और सीसेट आने के बाद फिर उसमें लैंग्वेज भी जोड़ दी गई। तो अब सीसेट का पेपर क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, 3-4 साल, लगभग 3 साल ही यही चला। सीसेट को जब क्वालिफाइंग नहीं किया गया था तो उसमें एक वर्ग आ ही नहीं पा रहा था, जिस वर्ग का जो शहर में लड़के रहते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है और उनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, उनके एप्टीट्यूड अच्छा है, तो वो लोग 200 में से 180 मार्क्स ले आते थे। और इधर मान लीजिए जीएस में उनका 60 नंबर भी आ गया 200 में से, तो वो क्वालिफाई कर ले जाते थे। और जो एक गांव वाला वर्ग का बच्चा है वो कहीं ना कहीं इसमें रह जाता था। और मैम गांव वाला मतलब जो हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, तमाम सारी जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, तमाम जो हिंदी पट्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। और मैम इसमें ये भी था ना कि क्या कहते हैं, 200 नंबर का ये जो पेपर होता था, इसमें जो हिंदी मीडियम का जो छात्र रहता था वो इंग्लिश उसके लिए बड़ा ही बैरियर बन जाता था, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता था उसका ट्रांसलेशन आप गूगल ट्रांसलेशन कर देते थे। तो मान लीजिए गूगल ट्रांसलेशन आपने कर दिया, जो हिंदी के वो इंग्लिश के वर्ड को एज इट इज भावानुवाद न होकर शब्दानुवाद हुआ। हाँ, तो ये नहीं कि मतलब मैं पढ़ के उसको अच्छी तरीके से समझ के उसको कर रहा हूँ, वो गूगल ट्रांसलेशन कर देते तो चीजें समझ में नहीं आती थी। इस वजह से उनके लिए और दिक्कत होती थी। तो अब इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया है, लेकिन अभी भी जो सीसेट का पेपर जो क्वालिफाइंग है, अभी भी एक वर्ग उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है। 33% मार्क्स भी उसमें नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि आईएएस में एक डिमांड हमेशा से चली आ रही है कि भाषा को लेकर, हाँ, कि भाषा को लेकर कि हिंदी मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया जाए, सीसेट का क्वालिफाइंग नेचर ही हटा दिया जाए। तो ये अभी भी लोग, और हिंदी मीडियम वालों की वो जो एक संख्या है वो लगातार गिर रही है। तो ये सारी चीजें इसमें है। और एक सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन किया गया है मैम, उसमें एक एथिक्स का पेपर जोड़ दिया गया है। तो मेंस में एक एथिक्स का पेपर जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से भी जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एथिक्स के पेपर में जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी मीडियम में अच्छी तरीके से नहीं अवेलेबल है। वो आप इंग्लिश मीडियम के अगर आप रहेंगे तो वो जो टर्मिनोलॉजी उसमें काफी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी होती है, जो हिंदी मीडियम में आप उसको सहज रूप से नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी एक दिक्कत हो रहा है। तो सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से है। अगर लेकिन बहुत बड़े बड़े देश का प्रबुद्ध वर्ग इसको तैयार कर रहा है, तो लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर मैं एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो फिर आप उसके लिए क्या मतलब एक लड़का है जो थ्रू आउट किसी भी कोचिंग के बिना वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, दूसरा लड़का पढ़ने में कमजोर है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए ट्यूशन लगाएंगे कि दोनों का स्तर समान हो पाए। बिल्कुल। तो मतलब एक पूरे समाज को होलिस्टिक रूप में समझ के और हमको एक ऐसा सिलेबस निर्धारित करना चाहिए जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग उसमें अच्छी तरीके से कम्पीट कर पाए। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है काफी बातें होगी हैं। और मैम ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, और मतलब जो और सर्विसेज हैं उनके बारे में बताना था मुझे। जी। इसमें आईएफएस हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया,
इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन अगर IRS। आपके IRS अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस आप ऑप्ट करते हैं, तो उसके थ्रू आप इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं, असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में जाते हैं। और हम लोग जब जाते हैं तो हमको जब हम बड़े बड़े स्टेशनों पे जाते हैं तो छोटे स्टेशन पे आरपीएफ हमको दिखती है। तो जो आरपीएफ के जो मुखिया होते हैं मतलब उस बड़े स्टेशनों के, वो होते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफ रेलवे, वो भी इसी के थ्रू जाते हैं जी। इंडियन रिजर्व सिविल पुलिस फोर्स। हाँ ये आरपीएफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके। हाँ तो मैम उसके जो वो होते हैं उस बड़ा स्टेशन है तो उसमें जो प्रमुख होते हैं वो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के इसी से जाते हैं। और इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस जो आप इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस और IRTS इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो जो हम लोग देखते हैं ये रेलवे में होते हैं आपके DRM रेलवे में जो अलग अलग पद होते हैं मैनेजर के, और जो RM DRM बनते हैं, रीजनल मैनेजर बनते हैं, और तो जितने भी वो सारे भी पद जाते हैं वो भी इसी सिविल सर्विसेज से ही जाते हैं जी। और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जितने भी ऑडिट डिपार्टमेंट हैं केंद्र सरकार के जो CAG के अंडर में काम करते हैं वो भी इसी से जाते हैं। तो जितने भी प्रतिष्ठित भारत में सर्विसेज हैं सारी की सारी इसी केंद्र सरकार में जो दिल्ली और पांडिचेरी में जो स्टेट सर्विसेज कही जाती हैं वो भी ISC के से ही जाती हैं। ओके। जो केंद्र सरकार केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पे इसी से जाते हैं। हाँ जो स्टेट सर्विस उनकी हुई, हमारे यहाँ तो अलग अलग स्टेट करवाता है, लेकिन जो उनकी जो स्टेट सर्विस हुई वो भी सिविल सर्विसेज इसी से जाते हैं। ओके। तो ये 13 या 14 सर्विसेज हैं जिसमें ये सिविल सर्विसेज एग्जाम करवाता है और सारे ही पद इसी के थ्रू मेरिट के आधार पर भरे जाते हैं जी। तो पिछले कुछ सालों से वैकेंसीज कम आ रही थी, लेकिन इस बार इसमें 1000 वैकेंसीज आई हैं। अच्छा। IAS में जी। पिछले 2-3 साल में 750 800 ऐसे ही आ रही थी। जी। और कितने लोग अप्लाई करते होंगे इसके लिए? मैम 12 लाख लोग, 12 से 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं। हाँ और बैठते 50% बैठते हैं। अच्छा। 12 से 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं और 50% बैठते क्यों, हैं। वजह क्या होगी नहीं देने की? मतलब फॉर्म भरने को तो सब लोग डाल देते हैं, लेकिन फिर मान लीजिए मैं मतलब यहाँ पे अगर काम कर रहा हूँ हल्द्वानी में, तो फिर मैंने मान लीजिए डाल दिया और मतलब फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया, उसके बाद फिर मुझे एग्जाम देने जाना पड़ेगा बरेली, क्योंकि बरेली नियरेस्ट सेंटर है। ओके। फिर उसके बाद जब मेरी तैयारी अच्छी नहीं होगी, उत्तराखंड में क्या इसका सेंटर नहीं है? देहरादून में मैम, सिर्फ देहरादून में जी। तो फिर अगर मुझे बरेली मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर अगर मुझे देने जाना होगा तो फिर मैं सोचूंगा कि अब क्या ही वहां पर जाऊं, तो फिर नहीं जाते। तो ऐसे तैयारी पूरी न होना इसकी वजह बड़ी होती है। और वैसे भी IAS की तैयारी आप कभी पूरी कर ही नहीं सकते, आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दीजिए। हाँ ये विश्व का दूसरा या तीसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विस, ये UPSC जो करवाती है सिविल सर्विसेज एग्जाम। जी। हाँ तो इसकी तैयारी आप कभी भी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकते हैं, इतना टफ एग्जाम है। जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी सुमित आपने दी UPSC के बारे में। और इसमें वो वाली सर्विसेज भी आती हैं अभी जो IC क्या आपने बताया? हाँ मैम इसके CAPF पे भी बात कर लीजिए। हाँ उस पर हम अगली बार बात करेंगे। हाँ उसके बारे में। इसमें UPSC तो बहुत मतलब जो भी हमारे देश के ग्रुप A ग्रुप B के जितने भी पोस्ट गजेटेड पोस्ट हैं उन सबका ही एग्जाम करवाती है। इसमें CAPF हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया और IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो इन सब ये सब इसी में आती हैं। ये भी UPSC करवाता है, वो अलग अलग करवाता है मैम, होती हर साल है ये सब, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वो करवाता है। IAS का और इसका प्री एक साथ होता है? नहीं मैम, सिविल सर्विसेज के साथ सिर्फ IFOS का ही पेपर होता है। IAS IFOS बस दो ही। हाँ मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लस IFOS। सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो भी मैंने 15-16 वैकेंसीज वो पोस्ट गिनाई थी वो आती हैं। और ये सब जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और CDS CAPF ये सारे एग्जाम अलग अलग होते हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि अगली बार बात करते हैं। हाँ CAPF थोड़ा विस्तार से बात हो जाएगी। हाँ, CAPF पर फिर बात करते हैं अगले एपिसोड में।
तो आज के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे यूपीएससी एग्जाम के बारे में आज जानकारी। कैसी लगी आपको ये बातचीत, ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। आपके फीडबैक का, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। अगर कोई क्वेरीज आपकी हो तो वो भी आज आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।